नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी पर जोर। कैबिनेट ने बिहार में मोकामा से मुंगेर 4 लेन कॉरिडोर को दी मंजूरी। भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी दी हरी झंडी। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत। ट्रंप के बयान का पीएम मोदी ने किया स्वागत। भारत अमेरिका को बताया स्वाभाविक साझेदार। कहा जल्द नतीजे के लिए टीमें सक्रिय। व्यापार वार्ताएं खोलेंगी नई संभावनाएं। पंजाब में आप विधायक छेड़छाड़ मामले में दोषी करार। तरनतारन अदालत ने विधायक मनिंदर सिंह लालपुरा को ठहराया दोषी। युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का था आरोप। 12 सितंबर को होगा सजा का ऐलान। प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के इस्तीफे के बाद नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा। प्रदर्शन के दौरान लूटे गए हथियारों को लौटाने की अपील। हिंसक प्रदर्शन के बाद काठमांडू हवाई अड्डा फिर से खुला। और एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में आज गत विजेता भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में यूएई से होगा सामना। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, बिहार के 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल मोकामा मुंगेर सेक्शन के निर्माण को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर होगी और इसकी कुल पूंजीगत लागत 4,447.38 करोड़ रुपए होगी। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग के निर्माण से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी और खासतौर से यात्रियों और मालवाहन दोनों के लिए सुरक्षित, तेज और बिना रुकावट के ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है, 32 किलोमीटर्स का। 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। ओवरऑल जो टाइम बचेगा, करीब 1 घंटे का ट्रैवल टाइम बचेगा इस प्रोजेक्ट के कारण। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन के सेक्शन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत लगभग 3,169 करोड़ रुपए है। यह परियोजना 177 किलोमीटर लंबे सेक्शन को कवर करेगी। यह परियोजना रेलवे की मौजूदा नेटवर्क क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे बेहतर मोबिलिटी, सेवा की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता प्राप्त होगी। ये परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल 5 जिलों के 441 गांवों को रेलवे से जोड़ते हुए 28.72 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी। भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में, जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। इस लाइन से 15 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि ये चर्चाएं दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनाएंगी।
प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को दोनों देशों की टीमें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप की बातचीत के बयान पर कहा कि वे भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के लिए उत्सुक हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि दोनों नेता दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके प्रशासन ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया और कहा कि वह आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में विश्वास जताया था कि बातचीत के जरिए दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वे हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त रहेंगे। साथ ही ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री भी बताया। ट्रंप का ये ताज़ा बयान हाल ही में उनके भारत अमेरिका संबंधों पर अपने रुख में नरमी का संकेत देने के बाद आया है। पिछले कुछ समय से एक बार फिर ट्रंप भारत और पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पहले यूपी के वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की मेज़बानी करेंगे। दरअसल नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। वाराणसी में वाराणसी शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे, जिसमें विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नीली अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। भारत के महासागर विजन और पड़ोसी प्रथम नीति के लिए मॉरिशस महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सम्मेलन पारस्परिक समृद्धि, सतत विकास और सुरक्षित एवं समावेशी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तराखंड में देहरादून जाएंगे। वे उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान भारत के साथ कई क्षेत्रों में बातचीत हो रही है। उन्होंने भारत और मॉरिशस के मजबूत व्यापारिक रिश्तों पर बल दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम आज से 16 सितंबर तक 8 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। डॉक्टर रामगुलाम इससे पहले मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डॉक्टर रामगुलाम मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। Mauritius and India enjoy a special and unique relationship that is unparalleled, given the shared bonds of history, culture, language, heritage, kinship, and values. In investment and broader economic cooperation through the double taxation avoidance agreement, the investment promotion and protection agreement, and the comprehensive economic cooperation and partnership agreement. That is the very first trade assignment, as Honorable Minister for Power has just said. It is the first trade agreement signed by India with an African country. भारत रत्न और महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित कई गणमान्य लोगों ने जीबी पंत मार्ग स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
पहाड़ी क्षेत्र में मुसीबतों कठिनाई में रहने वाले लोगों को जीवन परिवर्तन करने के लिए और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लंबे समय काम किया और कठिन परिस्थितियों के अंदर भारत को सक्षम बनाने में रहा। हम सबको पंडित गोविंद पंत जी के जीवन और मार्गदर्शन से प्रेरणा मिलती है। पंजाब की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल तरनतारन की एक अदालत ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया है। खंडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा पर एक विवाह समारोह के दौरान एक लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप था। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी पाया है। फैसला आते ही पुलिस ने विधायक मनजिंदर सिंह को हिरासत में ले लिया है। अब इस मामले में सजा का ऐलान 12 सितंबर को किया जाएगा। और फिलहाल बुलेटिन में यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बिगड़ते हालात के बीच नेपाली सेना ने कल रात 10 बजे से सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर राजधानी सहित कई इलाकों में सैनिकों की तैनाती कर दी है। इस बीच सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सहयोग की अपील की है। हिंसा और अराजकता के बीच नेपाल की कई जेलों से कैदियों के फरार होने की भी खबरें हैं। पुलिस ने कुछ को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अधिकांश अभी भी फरार हैं। काठमांडू घाटी में भारी सुरक्षा तैनाती के बीच बुधवार को हालात कुछ शांत दिखे। सेना ने आज शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा और शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। सेना ने हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान लूटे गए या गुम हुए हथियार, गोला बारूद और अन्य सुरक्षा सामग्री लौटाने की अपील की है। ये सामग्री सेना या संबंधित सुरक्षा बलों को सौंपने का अनुरोध किया गया है। वहीं नेपाल का काठमांडू हवाई अड्डा खुल गया है। देश में हिंसक प्रदर्शनों के बाद इसे एक दिन पहले बंद कर दिया गया था। हालांकि नेपाल में फैली हिंसा के हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने 10 सितंबर को काठमांडू से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी थीं। एयर इंडिया ने ये कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया था कि काठमांडू हवाई अड्डा, जो कि पहले बंद था, उसकी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही जो फैसला है वो लिया गया है। भारत और म्यांमार की सेनाओं के बीच आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में म्यांमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल को ऊ ने किया। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने, आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने तथा व्यापक रक्षा साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत भारत म्यांमार संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इस संशोधन को मजबूत घरेलू मांग, बढ़ते उपभोक्ता खर्च और अनुकूल वित्तीय स्थितियों का समर्थन प्राप्त है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत के वस्तु एवं सेवा कर में सुधार रेटिंग प्राप्त भारतीय कंपनियों के लिए क्रेडिट पॉजिटिव होगा।
इससे उपभोग को बढ़ावा मिलने और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण के जोखिम कम होने की उम्मीद है, भले ही उच्च अमेरिकी टैरिफ निर्यात मांग के लिए खतरा पैदा कर रहे हों। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की वार्षिक विकास दर 6.3% तक पहुंचने की संभावना है। अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर चल रही होगी। एजेंसी ने यह भी कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। इस बीच फिच ने 2026 में चीन और यूरोजोन से मजबूत गति के कारण वैश्विक विकास दर 2.3% रहने का अनुमान जताया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स को प्रसारण सेवाओं के लिए मासिक और त्रैमासिक आधार पर प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इनमें डीटीएच ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, हैंड एंड इन द स्काई ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न ऑपरेटर शामिल हैं। संचार मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और प्रसारण तथा केबल टीवी सेवा क्षेत्र के विकास को सुगम बनाना है। बयान में कहा गया है कि सभी ऑपरेटर को निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट ट्राई को सौंपनी होगी। और बात जीएसटी को लेकर, जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम जनता को बड़ी राहत हुई है। तो वहीं जीएसटी स्लैब में बदलाव से उद्योग जगत के लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। रोज़ इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करने से घरेलू निर्माण जगत और उपभोक्ताओं का सामर्थ्य बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है, जिसका परिणाम बहुत जल्द भारतीय बाजार में दिखाई देने लगेगा। केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर, डिश वॉशर और टीवी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। डिश वॉशर और टीवी पर जीएसटी दर कम करने से वे घरों के लिए अधिक किफ़ायती हो जाएंगे और जीवन यापन में आसानी होगी और इन्हें अपनाने में तेज़ी आएगी। स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का ये सबसे बड़ा कारण बनेगा। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और सोलर पैनल का भी जीएसटी स्लैब 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे घरेलू, संस्थागत और औद्योगिक क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की अगर बात की जाए तो इसकी लागत में कमी आएगी। यह सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ बिजली तक पहुंच सुनिश्चित करके भारत के 2 राष्ट्रीय मिशन डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया को सीधे तौर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत के विकास के लिए ये जीएसटी स्लैब में बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और ख़ासतौर से जब नवीकरणीय ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। महज एक दशक में देश ने अपनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 3 गुना कर लिया है। अब वह वैश्विक अग्रणियों में शामिल हो गया है। आइए देखते हैं तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। 2014 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता सिर्फ 81 गीगावाट थी, जो कि आज यह ऐतिहासिक रूप से 250 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दुनिया में सबसे तेज स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये वृद्धि सौर ऊर्जा पार्कों, पवन ऊर्जा केंद्रों, जल विद्युत परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा के तेज विस्तार से संभव हो पाई है। आज ये सभी मिलकर भारत की कुल विद्युत क्षमता का लगभग आधा योगदान दे रहे हैं, जो पेरिस समझौते के तहत तय वैश्विक लक्ष्यों से 5 साल पहले है। राजस्थान के विशाल सौर क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु में उभरते पवन केंद्रों तक आज ये परिवर्तन जमीनी तौर पर साफ देखा जा सकता है। खास तौर पर इस साल जून महीने में ही भारत ने 7.3 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करके एक मासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। आगे की राह और भी महत्वाकांक्षी है, क्योंकि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को मौजूदा गति को देखते हुए भारत इन दोनों लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने की दिशा में मजबूती से बढ़ रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, ईटी न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है।
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है। पहले प्रत्येक लाभार्थी को केवल 400 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लोगों के खातों में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 1.13 करोड़ लोगों के खाते में 1263 करोड़ 95 लाख रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि के तहत ट्रांसफर किए। दुर्गा पूजा से पहले बिहार के लोगों के लिए ये खास तोहफा माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जाती है। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार निःशक्तता पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना चलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे के बाद आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय किसान संघ के पंजाब के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में पंजाब के किसानों ने बाढ़ की वजह से हो रही अपनी समस्याओं को कृषि मंत्री के साथ साझा किया। कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान खुद पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने दौरा किया था, जिसमें उन्होंने बाढ़ से परेशान लोगों से मुलाकात की थी और वहां उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का आश्वासन दिया था। अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित पंजाब को 1600 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया है। और खबर हॉकी की, आपको बता दें हॉकी एशिया कप जीतने की खुशी में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 2 उभरते सितारे ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता अभिषेक और सुखजीत सिंह को सम्मानित करने के लिए एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों को पीएनबी ने 5-5 लाख की राशि भी प्रदान की। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी अभिषेक को हाल ही में एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। दोनों खिलाड़ी पीएनबी के कर्मचारी और पीएनबी हॉकी टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं। बैंक हॉकी प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए एक हॉकी अकादमी भी चलाता है। इस मौके पर पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा कि एशिया कप जीतकर दोनों खिलाड़ियों ने देश के साथ ही संस्थान को गौरवान्वित किया है। वहीं हॉकी खिलाड़ी अभिषेक और सुखजीत का कहना है कि पीएनबी से काफ़ी सहयोग मिला और आगे भी अकादमी से बेहतर खिलाड़ी आगे आते रहेंगे। ये मैच बिहार के राजगीर में हुआ और वहाँ पे हमारी इंडियन टीम हॉकी जीत कर आई है और उसमें 2 प्लेयर हमारे हैं। तो आप सभी दोनों लोगों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामना। और मैं अपने पीएनबी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि इस हॉकी को बढ़ाने के लिए और आपकी सुख सुविधा के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीएनबी में आया था तो बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला स्टार्टिंग से ही सर। जब से मैंने पीएनबी में मतलब अपना ज्वाइन किया था तो उसके बाद सर 3 साल मैं बाहर ही था मतलब इंडिया टीम से। तो जब गया मैं अपना टीम में सीनियर टीम में मैं सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद से मेरे को बहुत सपोर्ट करते आ रहे हैं सर। पीएनबी परिवार जो है मेरा तो, और इस टूर्नामेंट में भी सर अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, अच्छे मैचेस रहे हमारे। हम एशिया कप जीत कर आए हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। जो हमारा एज ए टीम एक माइंडसेट था, क्योंकि एक वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाई, ये हमारा राउंड था, तो हमें ये एशिया कप इंडिया में होस्ट हो रहा था। हमें यही था कि हम एज ए टीम अच्छा परफॉर्म करें और अपनी कंट्री के लिए और अपनी डिपार्टमेंट पीएनबी के लिए हम मेडल लेकर आएँ। दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में है और टीम अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ करेगी। भारत ने अब तक यूएई के खिलाफ सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया था। ये मुकाबला साल 2016 में खेला गया था। मौजूदा समय में भारतीय टीम को इस कप को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने अब तक कुल 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिसमें 1 बार T20 फॉर्मेट में जबकि 7 बार
यहाँ पर अगर बात की जाए तो वनडे फॉर्मेट में इस खिताब को अपना बनाने में सफलता हासिल की है। यूएई टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से मजबूत होकर सामने है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मेरे सहयोगी शरद मुदगल और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।